कौन सा देश मध्य यूरोप में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, एस्टोनिया। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, एस्टोनिया। एस्टोनिया ध्यान रखिएगा, मध्य यूरोप में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहीं एस्टोनिया। इसके अगर सीमावर्ती देशों की बात करें तो नीचे यहाँ पे हो जाएगा लातविया और इधर हो जाएगा यहाँ पे रसिया। तो एस्टोनिया मध्य यूरोप में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला राज्य बन गया है। 20 जून को एस्टोनिया की संसद ने समान लिंग विवाह को वैध बनाने के लिए एक कानून को मंजूरी दे दी और ऐसा करने वाला मध्य यूरोपीय देश बन गया है। पहला यहाँ पे कह सकते हैं, पहला मध्य यूरोपीय देश बन गया है। यह कानून देखा जाए तो 2024 से लागू होगा। समलैंगिक विवाह अधिकांश देखा जाए तो पश्चिम यूरोप में कानूनी है, लेकिन मध्य यूरोपीय देशों में नहीं था। विधेयक को लिबरल और सामाजिक लोकतांत्रिक दलों के गठबंधन से देखा जाए तो 101 सीटों वाली संसद में 55 वोट यहाँ पे मिले हुए हैं। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। इस सर्वेक्षण में बताया गया था कि लगभग 53% आबादी ने समलैंगिक विवाह का समर्थन किया हुआ था। 1 अप्रैल 2001 से नीदरलैंड में समान लिंग विवाह कानूनी, मतलब कह सकते हैं कि कानूनी है, वहाँ पे लीगल कर दिया गया है नीदरलैंड में 1 अप्रैल 2001 से ही ध्यान रखिएगा। समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाला नीदरलैंड यहाँ पे दुनिया का पहला देश है। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। समलैंगिक विवाह को सबसे पहले मान्यता किस देश के द्वारा दी गई थी? तो उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नीदरलैंड। यहाँ पे देख पा रहे हैं यही है नीदरलैंड। 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमर्त्य कुमार सेन, सलमान रुश्दी, अभिजीत बनर्जी, रस्किन बॉन्ड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी यहाँ पे, सलमान रुश्दी। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं ये सलमान रुश्दी को 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने साहित्यिक कार्य और निरंतर खतरे के सामने सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए यहाँ पे पुरस्कार जीता हुआ है। इस पुरस्कार में यहाँ पे देखा जाए तो लगभग उन्हें 25,000 का, ठीक है 25,000 नहीं होगा, लगभग 2.5 लाख आप कह सकते हैं, $27,300 ये है एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे। इसका पुरस्कार उनको यहाँ पे फ्रैंकफर्ट बुक फेयर के दौरान अक्टूबर में एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। अहमद सलमान रुश्दी का जन्म देखा जाए तो भारत से इनका संबंध है। 1947 में 11 जून 1947 को इनका जो जन्म हुआ था, बम्बई में हुआ था। वह अपने 1988 के जो उपन्यास था, काफ़ी फेमस उपन्यास था, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, द सैटेनिक वर्सेज के लिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जिसने इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरित कहानी के कारण मुस्लिम दुनिया में व्यापक हंगामा खड़ा कर दिया था। किस स्थान पर एक पुरातत्ववेत्ता द्वारा मध्य पाषाण युग की शैल चित्र की यहाँ पे खोज की गई है? गुंटूर, कुरनूल, काकीनाडा, नेल्लोर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश का गुंटूर का क्षेत्र है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यही आंध्र प्रदेश का गुंटूर का क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में एक पुरातात्विक कह सकते हैं कि मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की यहीं पे खोज की गई है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, जैसे देखेंगे तो यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी कृष्णा नदी का जो, ठीक है, अपवाह जो क्षेत्र है, इसी घाटी के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पेंटिंग में देखा जाए सबसे बड़ी जो खास बात है, इसमें एक व्यक्ति को एक जंगली बकरी के सामने अपने बाएं हाथ से पकड़े हुए यहाँ पे दिखाया गया, जब से कि इसे नियंत्रित करने के लिए एक हुक जैसा यहाँ पे औजार, ठीक है, उस पर लगाया गया है। एक अन्य पेंटिंग में देखा जाए तो 2 जोड़ों को हाथ ऊपर करके दिखाया जाया है, जबकि एक बच्चा उनके यहाँ पे पीछे खड़ा है। तो माना जाता है कि पहले उस समय कौन से जानवर हिंसक थे, कौन से अहिंसक थे, बाकायदा उसके, ठीक है, शैल चित्र जैसे भीम बेटका वगैरह की गुफाओं में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इंडिकेट करने के लिए अपने बच्चों को हो सकता है कि बताया जा रहा होगा या फिर बताया जाता था। एम.के. जैन के स्थान पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस.एस. मल्लिकार्जुन राव, दिनेश कुमार खारा, हसमुख अधिया, स्वामीनाथन जानकी रमन।
इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, स्वामीनाथन जानकी रमन। इन्हीं को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक कह सकते हैं स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर पद के लिए चुना गया है। अब इनको जो चुना गया है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने यहाँ पे मंजूरी दे दी है, वह डिप्टी गवर्नर एम के जैन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल ऑलरेडी 30 जून को समाप्त हो गया था। लेबर 20 शिखर सम्मेलन 21 से 23 जून 2023 तक निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी में आयोजित किया जा रहा है? हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और उसके बाद है मध्य प्रदेश। इसका देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, बिहार। लेबर 20 शिखर सम्मेलन 21 से 23 जून तक पटना, बिहार में आयोजित किया जा रहा है। हालांकि आपको ध्यान रखना होगा L20 की जो पहली जो बैठक यहाँ पे की गई थी 19 से 21 मार्च अमृतसर में यहाँ पे की गई थी, लेकिन अभी, ठीक है, इसका जो कह सकते हैं कि आयोजन है पटना, बिहार में किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और महिलाएं और कार्य का भविष्य विषयों पर व्यापक रूप से यहाँ पे चर्चा की जाएगी। बिहार के राज्यपाल, जिनका नाम है राजेंद्र अरलेकर ने 22 जून को L20 सम्मेलन का ऑलरेडी उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। हाल ही में पेटेरी ओरपो का निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री यहाँ पे चुना गया है? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, बोथनिया। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे फिनलैंड। करेक्ट उत्तर है यहाँ पे फिनलैंड। यहाँ पे देख पा रहे हैं पेटेरी ओरपो को फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे चुना गया है, और वो फिनलैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, लेकिन अभी इनकी पार्टी ने अकेले बहुमत नहीं बनाया हुआ है। इनके साथ देखा जाए तो ऑलरेडी 4 दलों से बनी गठबंधन सरकार के इनके द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। अप्रैल में हुए चुनाव में जीत के बाद ओरपो को प्रधानमंत्री यहाँ पे चुना गया है। तो काफ़ी ये भी प्रश्न जा सकता है। हाल ही में देखिए, ठीक है, बीपीएससी हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है या फिर किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो ऐसे प्रश्नों पे आप लोग ध्यान जरूर देंगे। पिछले 2-3 साल से बीपीएससी लगातार एक सवाल बना ही रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो प्लस समूह का सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है भारत ध्यान रखिएगा, नाटो समूह का सदस्य नहीं है। सीनेट इंडिया कॉकस भारत को नाटो प्लस समूह में जोड़ने के लिए एक विधेयक पेश करेगा। सीनेटर मार्क वार्नर और जॉन कॉर्निन भारत अमेरिकी रक्षा संबंधों को उन्नत करने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना बना रहे, इसीलिए चर्चा में था। इस विधेयक का जो उद्देश्य है भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाना है। वर्तमान में देखा जाए नाटो प्लस में, तो इसमें नाटो प्लस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी यहाँ पे नाटो के मेंबर तो यहाँ पे है ही है। नाटो प्लस में देखा जाए यहाँ पे तो जैसे कि अमेरिका हो गया, अमेरिका यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा इजराइल, और उसके बाद यहाँ पे साउथ कोरिया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 देश, ठीक है, इस पे यहाँ पे मौजूद है नाटो समूह में। नाटो समूह नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नाटो प्लस। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही भारत के लिए इस फ्रेमवर्क को स्वीकार कर दिया था। विश्व आर्थिक मंच की जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक में पिछले वर्ष की तुलना में 8 स्थानों का सुधार हुआ है। बिल्कुल सही है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पे है। ये भी बिल्कुल ये सही है।
करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ पे देख पा रहे 1 और 2 यहाँ पे दोनों। यहाँ पे मैं बता दूं कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में कितना स्थान रख रहा है? 127 स्थान यहाँ पे रख रहा है। देखा जाए 2022 के कंपेरिजन में तो लगभग 8 स्थानों का सुधार हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे रैंकिंग, यही है भारत का स्थान 127 है, यहाँ पे 127 है। और यहाँ पे टॉप कंट्री आइसलैंड, उसके बाद सेकेंड है नॉर्वे। पाकिस्तान का ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। 142 है यहाँ पे, और स्कोर भी पूछा जा सकता है, बीपीएससी स्कोर भी पूछ लेता है कभी कभी। तो भारत का स्कोर है अभी 0.643। भारतीय सेना ने अग्निशस्त्र 1 सैन्य अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया हुआ था? पूर्वी लद्दाख है, पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान। देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, पूर्वी लद्दाख। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अग्निशस्त्र कह सकते हैं 1 सैन्य अभ्यास में यहाँ पे भाग लिया हुआ था। इस अभ्यास में देखेंगे तो तरह तरह के जो हथियार है सब शामिल किया जाता है, जैसे कि एंटी टैंक मिसाइल हो जाएगा, या फिर कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, सब यहाँ पे इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यह अभ्यास देखा जाए तो लगभग 16 जून के आसपास, या फिर कह सकते हैं कि 16 जून के ठीक 3 दिन बाद आयोजित किया गया है। जो गलवान संघर्ष, काफ़ी फेमस संघर्ष है, ये भी गलवान संघर्ष के 3 साल पूरे होने का भी ये प्रतीक है। पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। हाल के वर्षों में देखा जाए तो पॉलिटेक्निक शिक्षा के प्रति रुचि कम हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बहुत सीटें यहाँ पे खाली रह जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार सालाना 1 लाख सरकारी नौकरियाँ और 6 लाख निजी नौकरियाँ यहाँ पे पैदा करेगी। तो इसमें इसीलिए पॉलिटेक्निक पे काफ़ी बल दिया जा रहा है। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे मेंशन किया गया है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी इसका मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इसी का अध्यक्ष अभी वर्तमान में किसे चुना गया है? हसमुख अधिया, संतोष कुमार यादव, उमेश तनेजा, योगेंद्र नारायण। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, हसमुख अधिया। पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और राजस्व सचिव हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गिफ्ट सिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह भारत का पहला को ऑपरेशनल ग्रीन फील्ड यहाँ पे स्मार्ट सिटी होगा। स्मार्ट सिटी होगा किस प्रकार से? तो को ऑपरेशनल ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होगा। गिफ्ट सिटी अगर देखा जाए तो लगभग 886 एकड़ क्षेत्रों में इसको बनाया जा रहा है, और इसमें एक बहु सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बोला जाता है, वैसे क्षेत्रों का निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र भी इसी स्थान पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यह जस्ट आपको गुजरात की जो यहीं पे जो साबरमती जो नदी है, साबर नदी के तट पर स्थित है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमल राठौड़, मोहन सिंह बघेल, मोहित कुमार शर्मा, कमल किशोर चाटीवाल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, कमल किशोर चाटीवाल को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का नया प्रबंधक निदेशक यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ये किसके जगह लेंगे तो ये भी पूछा जा सकता है। संजय कुमार का ये जगह लेंगे। इससे पहले अगर इनके बारे में देखा जाए कमल किशोर चाटीवाल के बारे में, तो वह पहले जयपुर में गेल के कार्यकारी निदेशक और क्षेत्रीय विपणन प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की बात किया जाए तो यह गेल और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे दिल्ली सरकार की इसमें 5% यहाँ पे हिस्सेदारी है। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? गेल की। गेल में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे
बीपीसीएल यहाँ पे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा कौन है इसमें, गेल है यहाँ पे, और इसमें दिल्ली सरकार की भागीदारी कितनी है यहाँ पे 5% है। गुजरात संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसका प्रयोग करके बायोडिग्रेडेबल पेपर सुपर कैपेसिटर विकसित किया हुआ है? समुद्री शैवाल, प्रवाल भित्ति, कोपॉड, कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, समुद्री शैवाल। जैसा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यही है समुद्री शैवाल। गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा सबसे पतला, देख पा रहे हैं बहुत ही पतला है, इसके अलावा हल्का भी है, और बायोडिग्रेडेबल पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर यहाँ पे विकसित किया गया है। सुपर कैपेसिटर एक इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज स्टोरेज यहाँ पे डिवाइस होगा, चार्ज स्टोरेज यहाँ पे डिवाइस होगा, जिसमें तेजी से चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो चक्र होता है, इसके अलावा उच्च शक्ति घनत्व और लंबे चक्र जीवन यहाँ पे होते हैं, जिससे यहाँ पे बैटरी की जो क्षमता यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाती है। इस सुपर कैपेसिटर को समुद्री शैवाल से विकसित किया गया है, जिसको समुद्री माइक्रो एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, जो किसी डिवाइस को देखा जाए तो यहाँ पे 10 सेकेंड के भीतर पूरी तरीके से चार्ज कर सकता है। तो काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जर्मी के द्वारा, इसको गर्मी भी बोला जाता है, GERMI, गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के द्वारा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पेरिस दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। कह रहा है कि पेरिस दुनिया का सबसे रहने योग्य यहाँ पे शहर है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पेरिस यहाँ पे नहीं है, बल्कि इसके जगह यहाँ पे हो जाएगा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। वियना को 2023 के लिए दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर नामित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नई दिल्ली और मुंबई ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में 141वां यहाँ पे स्थान हासिल किया हुआ है। किसने? नई दिल्ली और यहाँ पे मुंबई ने। काफ़ी रैंकिंग है यहाँ पे, जो यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है 141वां स्थान है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसकी बात करें ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 की, तो यहाँ पे आप लोग रैंकिंग आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि टॉप पे देखा जाए यहाँ पे वियना है, देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 है। इसके अलावा यहाँ पे कोपेनहेगन डेनमार्क रैंक 2 है। इसके अलावा मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया का नंबर 3 है। तो बेसिकली आपको 3rd जो कंट्री है आपको ये ध्यान में रख के चलना होगा। और इसमें अगर देखा जाए बॉटम से जो सबसे स्थिति जिसकी ख़राब है, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सीरिया का जो जगह है यहाँ पे दमस्क कह सकते हैं। इसके अलावा लीबिया का ट्रिपोली है, अल्जीरिया का यहाँ पे, ठीक है, अल्जायर्स है। तो यहाँ पे इन तीनों को आपको ध्यान में रख के चलना है। और इसमें अगर हम लोग भारत की यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो भारत का जो स्थान है यहाँ पे, भारत के शहरों की स्थान की बात करना होगा। भारत के शहरों की स्थान की यहाँ पे बात करना होगा, जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन है यहाँ पे देख पा रहे हैं। नई दिल्ली और मुंबई का जो रैंक कितना है 141वां स्थान है। और भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, जैसे हम लोग बात करें चेन्नई की यहाँ पे हो जाएगा 144। इसके अलावा हो जाएगा अहमदाबाद 147। और यहाँ पे एक और हो जाएगा बेंगलुरु का हो जाएगा यहाँ पे 148। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पे शहर है जो कि रहने योग्य है यहाँ पे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसके माध्यम से ध्यान रखना है, किसी भी भारतीय शहर को पूछा जा सकता है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5.3, 4.3, 7.3, 6.3। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 6.3%। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी दर का जो अनुमान है, पहले इसके द्वारा 6% लगाया गया था, लेकिन अब इसको बढ़ा के यहाँ पे 6.3% यहाँ पे कर दिया है। देख पा रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर
2023 की बात करें तो 7.2% था, 24 का है 6.3, आगे भी पूछा जा सकता है, जिससे 25 और 26 का क्रमशः यहाँ पे 6.5 और 6.5% का अनुमान यहाँ पे लगाया गया है। वृद्धि का पूर्वानुमान मुख्य रूप से पहली तिमाही में मजबूत आउटटर्न और निकट अवधि की गति के कारण यहाँ पे बढ़ाया गया है। जनवरी मार्च में आपको ध्यान रखना होगा, जनवरी से लेकर मार्च में जीडीपी वृद्धि उम्मीद से अधिक रही और लगातार 2 तिमाही संकुचन के बाद विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काफ़ी सुधार होता हुआ नजर आया। इससे पहले देखा जाए मार्च में फिच के द्वारा यहाँ पे उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के कारण 2023-24 के लिए अपने पूर्वानुमान को 6.2% से घटा के यहाँ पे 6% के आसपास यहाँ पे कर दिया था, लेकिन फिर से इसको कितना कर दिया गया, 6.3%। इसे पूछा जा सकता है। जून 2023 में ई-केवाईसी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? पीएम किसान मोबाइल ऐप, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप, पीएम मुद्रा मोबाइल ऐप, पीएम केयर मोबाइल ऐप। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, पीएम किसान मोबाइल ऐप। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ई-केवाईसी के लिए, जो कि बहुत ही शानदार कह सकते हैं कि ठीक है प्रोसेस है, जो कि बायोमेट्रिक में अभी भी बहुत सारा रिस्क था उसमें, लेकिन इसमें ठीक है वो रिस्क की मात्रा यहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ पे कम कर देगा। ई-केवाईसी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है। जो कृषि मंत्री है, पता होना चाहिए आप लोगों को, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लॉन्च किया हुआ है। इस ऐप की मदद से दूर दराज के किसान बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन कर यहाँ पे ई-केवाईसी यहाँ पे कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे ई-केवाईसी करने के लिए एक जो मैंडेटरी चीज़ होता है यहाँ पे आधार से, देखिए जो मोबाइल जो नंबर होना चाहिए लिंक होना चाहिए, और नेट की खैर समस्या तो रहती ही रहती है, लेकिन ये बहुत समस्या में देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे इन सारी ही चीज़ों से यहाँ पे छुटकारा मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान का लाभ बिना किसी बिचौलिए के किसानों को दिया जा रहा है, जिसको डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम किसान केंद्र सरकार की एक बहुव्यापक योजना है यहाँ पे, और पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी देखा जाए तो डीबीटी परियोजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को 1 साल में 3 किस्तों में, जैसे आपको पता होना चाहिए, आधार से जुड़े बैंक खातों के जरिए यहाँ पे 6,000 रुपये भेजी जाती है, 3 किस्तों में, 2-2 हज़ार के किस्त में। नेक्स्ट यहाँ पे जीई एरोस्पेस और एचएएल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और यहाँ पे जीई एरोपेक्स यहाँ पे अमेरिकी एक कह सकते हैं कि कंपनी है। इसके बीच समझौते के तहत जीई एरोस्पेस के F414 इंजन का भारत में सह उत्पादन निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाएगा? डसाल्ट राफेल, सुखोई Su-30, MiG-29, हल्के लड़ाकू विमान MK-2। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, हल्के लड़ाकू विमान MK-2। अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जो भारत की जो कंपनी है यहाँ पे भारतीय एरोस्पेस कंपनी, जिसको यहाँ पे बोला जाता है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। इस समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान यहाँ पे, जिसको बोल सकते हैं MK-2 को शक्ति देने के लिए यहाँ पे जेई एरोस्पेस के जो उसका इंजन का नाम है FF414 इंजन का भारत में सह उत्पादन किया जाएगा, ताकि इसको पूरी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट मिल सके। जेई उन्नत देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, मतलब जेई के द्वारा जब बनाया जाता है उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान MK-2 इंजन कार्यक्रम पर भारत सरकार के साथ यहाँ पे सहयोग करना ये जारी रखेगा। जेई एरोस्पेस शीर्ष विमान इंजन आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। इसका मुख्यालय देखा जाए यहाँ पे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक जगह है ओहियो डिस्ट्रिक्ट का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। ओहियो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये स्टेट है, वहीं का एक जगह है जिसका नाम है इवेन डेल,
यहीं पे इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इसकी बात करें जेई एरोस्पेस की, तो यह जनरल इलेक्ट्रिक की यहाँ पे सहायक कंपनी है। जनरल इलेक्ट्रिक की सहायक कंपनी है। देख पा रहे हैं यहाँ पे जीई लगा भी है यहाँ पे। पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पंजाब पुलिस अधिनियम 2007 में खंड और उपखंड में संशोधन करेगा। खंड और उपखंड में संशोधन करेगा, जो कि बिल्कुल सही है। यह राज्य सरकार को अपनी पसंद का डीजीपी नियुक्त करने का अधिकार देगा। यह भी बिल्कुल सही है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा, दोनों के दोनों है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पंजाब विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया जो राज्य सरकार को डीजीपी नियुक्त करने का अधिकार देता है। पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस अधिनियम 2007 में खंड और उपखंड में संशोधन करने के लिए पंजाब पुलिस विधेयक 2023 पारित किया हुआ है। यह राज्य सरकारों को अपनी पसंद का डीजीपी नियुक्त करने का अधिकार देगा। वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को योग्य अधिकारियों का एक पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजता है, जो पैनल से 3 अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट यहाँ पे करता है। देख पा रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। फिर राज्य सरकार उन तीनों में से अपनी पसंद का एक अधिकारी इस पे यहाँ पे चुनती है यहाँ पे, और यही दिया हुआ है यहाँ पे कि पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार पंजाब सरकार 3 वरिष्ठतम अधिकारियों का एक पैनल बनाने के लिए 7 सदस्यीय पैनल समिति यहाँ पे बनाएगा। और यहाँ पे दिया भी है, जैसे देख पा रहे हैं, डीजीपी का जो कार्यकाल होगा कम से कम 3 साल का होगा। कोयला मंत्रालय ने किन खदानों की स्टार रेटिंग पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की यहाँ पे घोषणा की थी? कोयला और लिग्नाइट, लोहा है, फेल्डस्पर है, कोरंडम है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, कोयला और लिग्नाइट। कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट खदानों की स्टार रेटिंग पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी। आपको ध्यान रखना है, भारत में जो कोयले की सबसे उच्च क्वालिटी होते हैं एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा देखा जाए तो लगभग 96% से ऊपर ही आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसकी दहन क्षमता काफ़ी अधिक होती है। भारत में वो ठीक है नहीं के बराबर देखने के लिए मिलेगी। बिटुमिनस कोयला है। इसके अलावा भारत में जो खराब क्वालिटी का जो कोयला है, जैसे कि यहाँ पे लिग्नाइट है, पिट कोयला, आपको बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिल जाएगी। कोयला मंत्रालय ने खदानों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए कोयला और लिग्नाइट खदानों की स्टार रेटिंग पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। स्टार रेटिंग नीति का लक्ष्य 7 प्रमुख मापदंडों में विभिन्न कारकों के आधार पर खानों का पूरी तरीके से इवैल्यूएशन करना है, उसका मूल्यांकन करना है। डिजिटल सेवाओं के लिए इंडियन बैंक द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? प्रोजेक्ट रिपल, प्रोजेक्ट वेब, प्रोजेक्ट ई बैंकिंग, प्रोजेक्ट डिजिटलाइज। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, प्रोजेक्ट वेब। इंडियन बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से पारंपरिक देखा जाए यहाँ पे कागज आधारित प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सेवा शुरू की है, जिसको यहाँ पे बोला जाता है EBG भी यहाँ पे बोला जाता है। इस कदम से बैंक गारंटी जारी करने और लाभार्थी को डिलीवर का समय उपयोग का जो औसत देखा जाए यहाँ पे 3 से 4 दिनों का जो समय लग जाता था, ये मुश्किल से देखेंगे ऑनलाइन की पूरी प्रोसेस है तो कुछ मिनटों तक ये सिमट के रह जाएगी। इंडियन बैंक ने पात्र व्यक्तियों और प्रोप्राइट फर्मों के लिए अपने संबंधित व्यवसायों को पूरा करने के लिए पूर्व अनुमोदित व्यवसाय यहाँ पे रीढ़ हो गया एक एंड टू एंड डिजिटल यात्रा का लाभ उठाने की सुविधा शुरू की है, जिससे कि ये प्रक्रिया और बहुत आसान हो जाएगी।